यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। देखिए कि कुछ राज्यों ने भले ही बीजेपी को झटका लगा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप भी किया। जैसे दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश 29 में से 29 सीट बीजेपी जीत गई। गुजरात की 26 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती। उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ है। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 4 की 4 सीट बीजेपी ने जीती। 5 राज्यों में क्लीन स्वीप है। कांग्रेस एक राज्य दिखा दे जहां इन्होंने क्लीन स्वीप किया हो, एक राज्य, और कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए आया है वोट। दिल्ली में बीजेपी ने तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। लगातार तीसरे चुनाव में दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। इस बार तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी दिल्ली में एक सीट नहीं जीत पाए वो। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का हाल देखिए। आज नतीजे आने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर को मिठाई खिला रहे। भाई, एक सीट इनको दिल्ली में नहीं आई है और केजरीवाल की फोटो को मिठाई खिला रहे हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि सौरभ भारद्वाज किस बात का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में एक सीट नहीं आई। पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सीट मिली है और ये मिठाई खिला रहे हैं। अरे बॉस, कहीं जेल में ये फोटो को मिठाई खिला रहे हैं, जेल में केजरीवाल जी का शुगर न बढ़ जाए। अच्छा, आपको दिल्ली और झारखंड के रिजल्ट को खास तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों में इंडी गठबंधन ने यही नैरेटिव चलाया कि पीएम मोदी ने ईडी के जरिए 2 मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया। केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि आप मुझे जेल से निकालना चाहते हैं तो वोट कीजिए। इसका मतलब दिल्ली तो उनको जेल से निकालना चाहती नहीं है, बोल रही अंदर ही रहो। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा कि उनके जेल जाने का जवाब जनता देगी। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार भी जलवा कायम है और यह कोई छोटी बात नहीं। 2014-19 के बाद इस बार भी बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को दिल्ली में 50% से ज्यादा का वोट शेयर मिला है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने दिल्ली में गठबंधन तक कर लिया, लेकिन दोनों ने मिलकर भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराने का जो सपना देखा था वो पूरा नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने प्रचार में अपने जेल जाने के मुद्दे पर खूब सिंपैथी लेने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम के आगे यह दाव भी नहीं चला। इसी तरह झारखंड का हाल देखिए। वहां भी जेएमएम ने हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का मुद्दा बनाया, उसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। लेकिन झारखंड में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह मुद्दा नहीं चला। झारखंड की 14 में से 9 सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली, 45% से ज्यादा वोट मिले। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का जो एक्शन है उसे जनता ने समर्थन दिया। कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र मेजरली और राजस्थान, जहां बीजेपी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा और इसीलिए वो जो 272 का आंकड़ा है वो उसे खुद अपने बूते पार नहीं कर पाए। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी गठबंधन वाली सरकार को भी उतनी मजबूती से चला पाएंगे जैसे वो 10 साल से चला रहे हैं। इस बार पीएम मोदी को यूपीए की तरह या 90 के दशक में चलने वाली गठबंधन की सरकारों की तरह सरकार चलानी पड़ सकती है। गठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल तय करते हुए अब पीएम मोदी को सहयोगियों का भी ख्याल रखना होगा। पहले तो मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, पीएम मोदी को फ्री हैंड था। गठबंधन के दलों की तरफ से कोई बड़ा प्रेशर नहीं होता था। गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी को बड़े फैसले लेने से पहले अपने गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा करनी होगी और अगर बात नहीं बनी तो बड़े फैसलों पर स्टे लगने का खतरा होगा। यानी तीसरे टर्म में यूसीसी, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे फैसले बैकसीट पर जा सकते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अभी कहा कि तीसरे टर्म में बड़े फैसले होंगे, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा में विपक्ष की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे मोदी सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। देश में स्थिर सरकार से विकास को गति मिलती है। हो सकता है अब देश की विकास की गति पर भी असर पड़े। एक तरफ इंडी गठबंधन जोड़ तोड़ की फिराक में और दूसरी तरफ यह नैरेटिव बना रहा है कि नरेंद्र मोदी की तो खुद की सीटें कम हो गई, इसलिए यह नरेंद्र मोदी की जीत ही नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की हार है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी और शिवसेना तक सभी यही बात कर रहे हैं। इन नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि क्यों 2024 की जीत नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी जीत है और इस जीत को क्यों कम नहीं आंकना चाहिए। The main thing that this election has said, the country has
unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। नरेंद्र मोदी को इन 37 दलों के मिलाकर जितनी सीटें उससे ज्यादा सीटें अकेले आई हैं, लेकिन देश ने नरेंद्र मोदी को फेयरवेल दे दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 50 सीट कम हो गई है, 60 सीट, इसलिए देश ने कह दिया कि मोदी शाह को देश नहीं देखना चाहता। यूपीए जब सेकंड टर्म में हारी थी तो 200 कुछ सीट से घट के 44 पर आ गए थे ये लोग। तब देश ने नहीं कहा था कि गांधी परिवार को नहीं देखना चाहता हूं। ये लोग नैरेटिव देखे कैसे बनाते हैं कि 240 वाला फेल हो गया है और ये 100 सीट लाके पास हो गए। जो लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सीटें देख रहे हैं और इन सीटों के हिसाब से नरेंद्र मोदी की हार बता रहे हैं, वो इन बातों को भूल रहे हैं कि 10 साल के शासन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप सोचिए ना भाई, नेहरू जी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो तीसरी बार लगातार पीएम बना हो। आप सोचिए 10 साल के बाद कैसे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यहां तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इनकी सीटें 50 कैसे घट गई। यह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है जिसने 10 साल बाद भी बीजेपी को कांग्रेस से डबल से ज्यादा सीटें दिलाई हैं। पूरे विपक्ष के एकजुट होने के बाद भी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए को बहुमत से ये लोग रोक नहीं पाए। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहा है। 36% से ज्यादा वोट पिछली बार मिले थे और इस बार भी मिले हैं, यानी बीजेपी का वोट शेयर नहीं गिरा। तो आप कैसे कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी को नकार दिया देश ने? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस चुनाव में ही बीजेपी ने कम से कम 5 राज्यों में एक तरह से क्लीन स्वीप किया। 5 राज्य में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पहली बार ऐसा हुआ कि ओडिशा में 24 साल से सत्ता में बने नवीन पटनायक को हराकर बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है और यह कह रहे नरेंद्र मोदी को लोगों ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए के गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह लैंडस्लाइड जीत हासिल की। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की और विधानसभा का चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही तेलंगाना में पहली बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला। तमिलनाडु में बीजेपी को 11% से ज्यादा वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव के साथ जो 4 विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बन रही है और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खत्म हो गए। किसी विधानसभा में ये जीत नहीं रहे। दक्षिण में कहते थे बीजेपी साफ, उत्तर में हाफ। दक्षिण में बीजेपी की सीटें बढ़ गई जहां बीजेपी जीतती नहीं थी। उत्तर में कई राज्यों में क्लीन स्वीप है, यानी इस जीत को कम नहीं आंकना चाहिए। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी अपने गठबंधन को बहुमत के पार पहुंचा रहे हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं। हालांकि बीजेपी को इस पर आत्ममंथन करना होगा कि क्यों वो खुद 272 पार नहीं कर पाए और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आप देखिए कि 10 साल कांग्रेस ने भी यूपीए गठबंधन को लेकर केंद्र में सरकार चलाई। 10 साल बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ था? साल 2004 में कांग्रेस की सीटें थी 145 और 10 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस की सीटें घटकर रह गई थी 44। जबकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब बीजेपी की सीटें थी 282 और 2024 में बीजेपी की सीटें हैं 239 से के करीब। यानी आज 10 साल बाद भी
पूरा जोर लगाकर विपक्ष नरेंद्र मोदी की करीब 50-55 सीट ही घटा पाया है 10 साल में। इतनी मेहनत करने के बाद बीजेपी की यह जीत कितनी बड़ी है, इसे आपको स्ट्राइक रेट से भी समझना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जनता ने नकार दिया, जरा आप स्ट्राइक रेट देखिए। अगर आप देखेंगे लड़ी, जीती और स्ट्राइक रेट, जरा ये देखिए कि किसका क्या हिसाब है बॉस। लड़ी जीती कांग्रेस जो है, कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ी? कांग्रेस लड़ी 328 सीट पर, 328 सीट पर। कांग्रेस जीती कितनी सीट? 99 सीट। अभी तक 99-100 चल रहा है। इनका स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 30%, 30% के करीब। बीजेपी कितनी सीट पे लड़ी बॉस? बीजेपी लड़ी 441 सीट पर, 441 सीट। बीजेपी जीत कितनी रही है? 240 सीट। और इनका स्ट्राइक रेट कितना है? 54%। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी जितनी सीट पर लड़ते हैं उसमें से 54% जीतते हैं। 10 साल तक विपक्ष में रहने के बाद, एक सरकार को गिराने के मंसूबों के बाद, पूरा गठबंधन जोड़ लेने के बाद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 30%। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश की जनता मोदी शाह को देखना नहीं चाहती। तो नहीं देखना चाहती तो 30% स्ट्राइक रेट क्यों है बॉस?